हेलो प्यारे बच्चों। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, आज हमारा ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर रहेगा। कौन सा दूसरा चैप्टर? पहला चैप्टर हमने पहले कर चुका था, जिसके आपने नोट्स भी बनाए थे। ठीक है डियर्स, आज हम दूसरे चैप्टर पे बात करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है जरा समझते हैं मेरे साथ, और चैप्टर के नोट्स बनाते चलेंगे। इस बार अपनी कोशिश ये रहेगी कि चैप्टर को हम डीपली एक्सप्लेन करें, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था साइज एंड लोकेशन, उसमें नोट्स वाले थे ज्यादा। हमको सिर्फ समझना था इंडिया को बाहर बाहर के बारे में समझना था, उसकी हाइट लेंथ इत्यादि के बारे में समझना था। बट ये वाला जो चैप्टर है ना माय फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा अलग है। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा अलग है। ये वाला चैप्टर इसलिए अलग है क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में। इसमें कहता है कि आप भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ोगे। किसके बारे में? भौतिक स्वरूप के बारे में। इसीलिए ये वाला चैप्टर मैं आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही डायरेक्ट करवाऊंगा। ठीक है, कोशिश यही रहेगी इसी क्लास में इसको कंप्लीट कर ले, ताकि हम इसको अगली क्लास तक ना लेकर के जाने पाए। ठीक है, करते हैं अपना क्लास को स्टार्ट। भौतिक स्वरूप करेंगे। हाँ, अगर आप पहली बार क्लास में जुड़े हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि कोई आपके ऐसी कोई और वीडियोस अगर आती है तो आपके पास पहले पहुंच जाए। ठीक है डियर्स, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर को आराम से समझेंगे, पढ़ेंगे, देन उसके बाद अपना कंटिन्यू करेंगे। क्या है चैप्टर, जरा साथ में मेरे साथ रीड भी करना है। ठीक है, चैप्टर कहता है, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विशाल देश है। आप इस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं। बिल्कुल, स्थलाकृतियों का मतलब क्या होता है? भारत एक ऐसा विशाल देश है जहां पर कहीं पे पर्वत है, पठार है, भूमि प्लेन है जिसको हम मैदान कहते हैं, या फिर कई सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलती है। नदियां देखने के लिए मिलती है, तराई रीजन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक विशाल फैले मैदान से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र में निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भलीभांति परिचित होंगे। कहता है अगर आप कहाँ पर रहते हो, पर्वतीय क्षेत्र मतलब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम इत्यादि और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में रहते हो, तो वहां पर आप अलग प्रकार की स्थलाकृतियों के बारे में देखते हो, अलग प्रकार की वेजिटेशंस को देखते हो। वहीं पर आप कुछ ऐसे क्षेत्र में रहते हो जहाँ फ्लैट है, जैसे कि दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बिहार के कुछ क्षेत्रों में, या फिर अनदर क्षेत्रों में रहते हैं, तो आप वहां पे देखोगे कि वहां की जितनी भी रहने की पॉसिबिलिटीज है वो सारी की सारी अलग है। साथ में कहते हैं वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है। भू आकृतियां पाई जाती है, कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर प्रकार की भू आकृतियां देखने के लिए आपको मिल जाती है। भू आकृतियों का मतलब आपको कहीं पे पठार नजर आ रहे हैं, मैदान नजर आ रहे हैं, समतल नजर आ रहा है, तराई तराई नजर आ रहा है, ये सारी चीजें। आगे कहता है मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह, जैसे कि आपके पर्वत भी है। द्वीप समूह हमने पिछली क्लास में करा था, द्वीप समूह किसे कहते हैं आपको याद होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की भूमि बहुत ही अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूभाग के तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। कहते हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, अगर हम भारत को बेटा बांटते हैं तो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना। ध्यान से समझते चलना चैप्टर्स को मेरे साथ, इजी वे में रहेगा, एनसीईआरटी से ही रहेगा। कहते हैं इसे भूमि का एक बहुत बड़ा ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल ही में भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृति हैं। कहता है हिमालय और उत्तर का मैदान, भारत को हम दो बराबर भागों में बांटते हैं, एक उत्तर का मैदान और एक दक्षिण के पठार के नाम से। कहता है कि जो हिमालय पर्वत है वो अभी बना है, वो पहले नहीं था। हिमालय पर्वत क्या हुआ? अभी बना है। आपने याद होगा, आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी जिसको हम पैंथालासा और पेंजे वाली थ्योरी, उस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से जो भारत था वो किसका? अफ्रीका का एक पार्ट था। भारत अफ्रीका का एक पार्ट था। अफ्रीका से पार्ट से धीरे धीरे टूट करके कहाँ गया आपका? एशिया के अंदर आकर के मिला। और एशिया में अभी भी क्या हो रहा है? जो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस है वो अभी भी बन रहा है। ठीक है, कहता है भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। अस्थिर का मतलब क्या होता है? इसका फॉर्मेशन बच्चे अभी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति है। युवा स्थलाकृति का मतलब जो अभी रिसेंट में है, या फिर जिसको हम यंग एज में कह सकते हैं, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां देखने के लिए आपको मिलती है।
नदियों की बात करते हैं तो नदियां कौन सी, जैसे कि आपको पता है हिमालय से निकलने वाली कई सारी नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लेते हैं, या फिर हम बात कर लेते हैं आपकी सिंधु नदी की बात कर लेते हैं, या फिर हम और दूसरी नदियों की बात करें जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सारी की सारी कुछ और भी नदियां हैं। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो आपको एक मैप नजर आता है। अब ये मैप क्या कहता है? कहता है जो हिमालय पर्वत है बच्चा, इसको हमने कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अब कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि हमने इसका फॉर्मेशन डिपेंड कर रखा है। फॉर्मेशन क्या है जरा देखो। कहता है कि एक जो भारत है इसके ऊपरी स्थित में, कहां पे बेटा, ऊपरी स्थलाकृति में एक पामीर ग्रंथि देखने के लिए मिलती है। पामीर ग्रंथि मतलब जो आपको भारत को क्या करता है, दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। इधर की साइड है जो आपका, और एक इधर की साइड है। कहते हैं जो आपका भारत से चाइना की तरफ जा रहा है उसको हम कुलून श्रेणी के अंदर रखा जाता है। कौन से? कुल्लूल श्रेणी के अंदर रखते हैं। जो आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ जा रहा है हम उसको हिंद कुश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हिंद कुश। अगर बात करते हैं अफगानिस्तान के अंदर जो आपका भारतीय हिमालय है उसको हिंद कुश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे कहता है साथ में, कहता है इसमें आप एक चीज नजर आ रही होगी, कहते हैं कि जो भारत का हमने डिवाइडेशन कर रखा है। अगर हम हिमालय पर्वत के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? अगर हम हिमालय पर्वत के बारे में बात करें तो कहता है कि ये जो आपका कश्मीर वाला एरिया है, कौन सा डियर्स, जो आपका कश्मीर का जो एरिया है ये कई सारे पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर के बना है। किसमें? जिसके अंदर आपका नेपाल भी आ जाता है और आपका भूटान भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। और साथ में जो आपका एरिया है जिसको हम सेवन सिस्टर्स को कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, वो भी इसके अंतर्गत आता है। कहते हैं ये नंगा परवा से लेकर के, कहां से बच्चे? नंगा परवा से लेकर के नंगा परवा से लेकर के नामचा बरुआ तक देखने के लिए मिलता है। कहां से देखने के लिए मिलता है आपका? नंगा परवा से लेकर के, जैसे यहाँ पे लिखा है नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक इसकी फुल लोकेशंस देखने के लिए मिल जाती हैं। ये देखो आप इस तरीके से फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। ठीक है, ये इस तरीके से पूरा का पूरा बना हुआ है। मैं ग्रीन मार्कर का यूज करता हूं जिससे कि आपको इजीली दिखाई दे। देखो ये नंगा परवा से लेकर के नामचा बरुआ तक बना हुआ है। इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी दे रखी है यहाँ पर? 7,756। कितनी? 7,756 है। कहता है अगर हिमालय के बारे में बात करते हैं डियर्स, किसके बारे में बात करते हैं? अगर हम हिमालय के बारे में बात करते हैं तो कहता है इसको हम कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? कहता है पहला, आप यहाँ पर देख सकते हो एक श्रेणी नजर आ रही है, आप जिसको आप काराकोरम श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? काराकोरम श्रेणी। फिर उसके बाद आ जाती है लद्दाख श्रेणी। कौन सी श्रेणी? लद्दाख श्रेणी। देन उसके बाद आ जाती है आपकी जास्कर श्रेणी। कौन सी श्रेणी आ जाती है? जास्कर श्रेणी आ जाती है। देन उसके बाद हिमालय आपको पूरा नजर आता है। क्या नजर आता है? ये आपको पूरा हिमालय नजर आ जाता है। और इसी हिमालय के अंदर आपने कई सारे माउंटेन्स के नाम सुने होंगे, जैसे नंगा देवी का नाम सुना होगा, ठीक है, अन्नपूर्णा का नाम सुना होगा, और मेकालू का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, अन्नपूर्णा का नाम सुना होगा, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेट और शिवकिला, ये आपके पासिस है। इसी के अंदर आपको एक नया फॉर्मेशन नजर आता है जिसको हम कहते हैं शिवालिक। क्या कहते हैं बच्चे? शिवालिक। शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत ही आपकी नंदा देवी आ जाती है, अन्नपूर्णा आ जाती है, मेकालू आ जाता है, और मेकालू मनसालू भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि हिमालय को कितने भागों में बांटा जा सकता है तो आप ज्यादा से ज्यादा कहोगे हिमालय को हम 3 लगभग भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से वे? जैसे कि पहला आपका क्या रखा है? काराकोरम श्रेणी। पहली कौन सी बांटोगे आप इसको? काराकोरम। ठीक है, दूसरी में आप इसको बांटोगे लद्दाख श्रेणी, जो केवल और केवल लद्दाख तक है। तीसरी की बात करते हैं हम, तो तीसरी कहते हैं जास्कर श्रेणी। क्या चीज है आपकी? जास्कर श्रेणी। अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ आपका हिमालय फॉर्मेशन है, जो हिमालय का सबसे नया रूप है। क्या चीज? जो हिमालय का सबसे नया रूप है, इसका नाम क्या है? शिवालिक है। क्या है? शिवालिक है।
ठीक है, आपके ये चार आपने क्या करा, जो आपका हिमालय है उसको आपने चार श्रेणियों में विभाजित करा। कितनी श्रेणियों में विभाजित करा आपने? चार इसको श्रेणियों में विभाजित करा। ठीक है, अब आओ इसके अंदर देखते हैं और क्या क्या चीजें आपको दिखाई देती है। कहता है कि अगर हम हिमालय के सबसे लॉन्गेस्ट एवरेस्ट के बारे में बात करते हैं, मतलब विश्व का सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट का नाम क्या है उसका आपको पता होगा, जिसको हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? माउंट एवरेस्ट। अगर भारत के बारे में बात करते हैं कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपकी क्या है? कंचनजंगा। क्या? कंचनजंगा। चलो, ये तो था कुछ आपका। अभी इस चीजों में नहीं ध्यान देना, मानसरोवर झील ये सब कहाँ है? गुलमर्ग है। अभी इन सब चीजों पे हम ध्यान नहीं देंगे। अभी सिर्फ हम देखेंगे कौन कौन सी श्रेणियां, जैसे कि क्लास श्रेणी भी भारत में देखने के लिए मिलती है, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट हिमालय कौन सी है, जैसे कि काराकोरम, जास्कर, आपकी शिवालिक और आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जो भारत का उत्तर का मैदान है, भारत का उत्तर का मैदान है, ये जो आपने अभी डायग्राम देखा है, ये आपका क्या है? नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जाना जाता है। कौन सा? ये वाला डायग्राम आपका नॉर्दर्न प्लेन के नाम से, इसको हम उत्तरी मैदान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं डियर्स? ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम उत्तर का मैदान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पूरा सरफेस एरिया क्या है? यहाँ पर प्लेन है, इसीलिए यहाँ पर आपको उबड़ खाबड़ ज्यादा नजर नहीं आएगी। कहते हैं जो उत्तर का मैदान है, ये मूलतः जड़ोल निक्षेपण से बना है। किससे बना है? प्रायद्वीपीय पठार, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चोटियों से, घाटियों से बना है। कहता है कि जो उत्तर का मैदान है, ये आपका जड़ोल श्रेणी से बना है। अगर वहीं बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, तो कहता है जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये आपका आग्नेय और रूपांतरित शैल, आपने पढ़ा होगा सेडिमेंट्री रॉक्स, उनके बारे में 8th क्लास में। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा और। तो कहते हैं मुख्य भौगोलिक वितरण, किसके बारे में वितरण है? आपके इंडिया के बारे में। कहता है कि उसको हमने किस तरीके से डिवाइड कर रखा है, आइए देखते हैं। कहते हैं इंडिया का हमने जो डिवाइडेशन करा है वो निम्नलिखित वर्गों में करा है। क्या कहता है? भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में हम बांटते हैं। पहला हिमालय पर्वत श्रेणी, दूसरा उत्तर का मैदान, तीसरा आपका प्रायद्वीपीय पठार, चौथा आपका भारतीय मरुस्थल, पांचवा आपका जितना भी आपका तटीय मैदान है, और छठा आपका जितने भी आपके पास आइसलैंड है या फिर द्वीप समूह है। ठीक है डियर्स, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने प्रायद्वीपीय पठार में। स्टार्टिंग करने से पहले हम बात करते हैं आपका हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत में हमने देखा कि किस प्रकार से हिमालय की श्रेणियां हमारे पास उद्भूत होती है और नई नई श्रेणियां हमारे पास बन करके आती है। तो कहता है भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूभाग से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वल्लित पर्वत श्रृंखला है। मतलब कहता है कि भारत का अगर आप ये वाला फॉर्मेशन देखते हो, तो इसमें आपको हिमालय नजर आता है। क्या नजर आता है? हिमालय नजर आता है। तो कहते हैं वल्लित पर्वत, वल्लित मतलब कई सारे पुराने भी है और कई बार हमारे पास नए और युवा भी देखने के लिए मिलते हैं। कई पुराने भी है और आज के टाइम में नए भी उठ करके खड़े हो रहे हैं, जिनको हम पर्वत की श्रेणी में रख सकते हैं। साथ में कहता है ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेकर, कहते हैं कि ये जो पश्चिम है, ये जो श्रृंखलाएं हैं, जो ये रेंजेस है आपकी पश्चिम पूर्व दिशा में, मतलब पश्चिम दिशा में। कहां पर डियर्स? पश्चिम पूर्व दिशा में आपकी सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है। कहां से? आपने देखा था इस पॉइंट से लेकर के ये इस पॉइंट तक क्या है? पूरी तरीके से फैली हुई है, जिसको आपने नामचा बरवा और नामचा नंगा परवा और नामचा बलुआ के नाम से पढ़ा था। कहते हैं हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और ये अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। कहता है क्या है? भारत की हिमालय विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी देखने के लिए मिल जाती है, पूरे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। कहता है कि ये लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। क्या नोट कर लेंगे अपनी कॉपीज में? ये लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। साथ में अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में, अब बात करते हैं इसकी चौड़ाई की और निचाई की। कहता है कि इसकी चौड़ाई आपको कश्मीर में 400 किलोमीटर देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है, एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर की है।
कहां पर? आपका जो कश्मीर है, कश्मीर में इसकी 2400 किलोमीटर तक की इसकी क्या देखने के लिए मिल जाती है आपको, सॉरी 2400 लिख दिया मैंने, 400 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर? 400 किलोमीटर की आपको चौड़ाई देखने के लिए मिल जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो कहते हैं यहां पर आपको 150 किलोमीटर तक देखने के लिए मिलती है। ठीक है, देखो कश्मीर में इसकी चौड़ाई क्या है, ज्यादा है, वहीं पर आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई कम जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोबारा मैप के थ्रू, कहता है अगर हम इसकी चौड़ाई के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं यहाँ पर 400 किलोमीटर है जो आपका कश्मीर वाला है, परंतु वहीं अरुणाचल प्रदेश में इसकी हाइट क्या हो गई बच्चा, चौड़ाई बहुत कम हो गई और यहाँ पर केवल और केवल 150 किलोमीटर के समथिंग यहाँ पर बचा है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इतना आपको समझ में आया। कहता है ध्यान देंगे, लेकिन पश्चिम की भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता है। आप कहते हैं कि पश्चिम में आपको छोटे छोटे पहाड़ देखने के लिए मिलते हैं, पर्वत देखने के लिए मिलते हैं, परंतु हम पूरब की ओर जाते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं, इनकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। क्या होता है, इनकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। ठीक है, कहते हैं पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। कहते हैं अगर हम हिमालय के बारे में बात करते हैं तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। कहते हैं ये जो पहाड़ है ना बच्चा, इनके अंदर कई बार घाटियां पाई जाती हैं। घाटियां मतलब आप देखते हो इस तरीके के आपको फॉर्मेशंस नजर आते हैं पहाड़ों के। कहते हैं ये जो चीज अंदर की होती है, आपको ये जो लाइंस नजर आती हैं, ये आपकी घाटियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चा? घाटियां। घाटियां मतलब अंदर जो काफी अंदर धसे होते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। कहते हैं सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या फिर आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री भी कहते हैं। कहते हैं यह सबसे उत्तर में जो भाग में स्थित श्रृंखला है, भारत की जो सबसे उत्तरी भाग की श्रृंखला है, कौन सी बेटा? नॉर्दर्न प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। कहता है सबसे उत्तर भाग में जितनी भी श्रृंखला है वो महान आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय मतलब अंदर का हिमालय, या हिमाद्री। हिमाद्री मतलब जहां पर अधिक मात्रा में बर्फ पाई जाती है, बर्फ से ढके ढके पहाड़ होते हैं, उसको हम हिमाद्री कहते हैं। यहाँ सबसे अधिक सतत श्रृंखला, सतत का मतलब एकदम सीधी आपको श्रृंखलाएं नजर आती है। आपने देखा होगा पर्वतरोहण जो होते हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, वो जब ऊंचाई पे जाते हैं तो वहां पर उनको बर्फ का अधिक सामना करना पड़ता है। जिसमें कहता है कि 6000 मीटर औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है, इसमें हिमालय के भी मुख्य शिखर है। कहते हैं इसमें आप देख सकते हो 6000 से भी ज्यादा लंबे लंबे आपको यहाँ पर माउंटेन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। कुछ इसी प्रकार के माउंटेन्स के बारे में हम बात करते हैं। पहला है आपका माउंट एवरेस्ट, जो आपका नेपाल के अंदर है, जिसकी टोटल हाइट कितनी है? 8848 है, परंतु अब 8850 आपको देखने के लिए मिल जाती है लेटेस्ट डेटा में। कंचनजंगा की बात करते हैं, ये आपको भारत में देखने के लिए मिलता है। इसकी जो टोटल हाइट है 8598 मीटर देखने के लिए मिलती है। मकालू के बारे में बात करते हैं, ये आपका नेपाल के अंदर है, 8481 मीटर इसकी टोटल हाइट देखने के लिए मिलती है। वहीं अगर हम धौलागिरी के बारे में बात करते हैं, ये भी आपका नेपाल में है, इसकी टोटल हाइट 8172 आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है डियर्स, ये तो आपके कुछ हिमालय के जो बहुत लंबे लंबे शिखर है उनके बारे में। शिखर मतलब जो बहुत बड़े बड़े पर्वत है। आगे बात करते हैं नंगा पर्वत की बात करते हैं, तो कहता है इसकी जो भारत में हाइट है, कहते हैं नंगा पर्वत के बारे में बात करते हैं, भारत में इसकी हाइट लगभग 8126 मीटर है। अन्नपूर्णा आपकी नेपाल में है जो
78 मीटर इसकी हाइट है। नंदा देवी के बारे में बात करते हैं, भारत में इसकी हाइट टोटल 7,817 है। ठीक है। कामेट के बारे में बात करते हैं, भारत में इसकी हाइट आपको 7,756 मीटर देखने के लिए मिलती है। नामचा बरुआ के बारे में बात करते हैं तो इसमें भारत के अंदर इसकी रेट या जो हाइट है 7,756 देखने के लिए मिल जाती है। और जो आपका गुरुला मंधाता है, इसकी नेपाल के अंदर हाइट आपको 7,728 मीटर देखने के लिए मिलती है। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट्स। अब बात करते हैं महान हिमालय के बारे में। कहता है जो महान हिमालय मतलब ग्रेट हिमालय कहते हैं इंग्लिश के अंदर। कहते हैं वलय की प्रकृति असममित है, हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का बना है। कहते हैं जो आपका महान हिमालय है ये आपका क्रोड ग्रेनाइट से बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। जो आपका सबसे ऊपर वाला हिमालय है, जो सबसे हाईएस्ट है, वो हमेशा आपका बर्फ से ढका हुआ रहता है। हमेशा वहां पर क्या रहती है 24/7 या फिर 12 महीने आपकी वहां पर केवल और केवल बर्फ बनी रहती है। तथा इसे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह भी कहते हैं। कहते हैं यहाँ पर बहुत सारी हिमानिया मतलब आपकी यहाँ से कई सारी नदियां भी निकलती है, जैसे कि आपकी गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, सरस्वती नदी हो गई, सॉरी या आपकी ब्रह्मपुत्र नदी हो गई या फिर आपकी सिंधु नदी हो गई। और कुछ ऐसी नदियां जो आपकी भारत के अंदर भी आती है और कुछ ऐसी नदियां जो भारत से बाहर भी बहती हैं। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कहता है हिमाद्री मतलब आपको समझ में आ गया होगा। हिमाद्री मतलब जो बर्फ से ढके रहने वाले पहाड़ होते हैं। कहते हैं दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है। कहते हैं अगर ये देखा जाए हिमाद्री सबसे असम में ज्यादा देखने के लिए मिलती है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है, जिसको आप हिमाचल या फिर निचला हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसको असम में देखने के लिए मिलती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। किससे? अत्यधिक संपीड़ित का मतलब क्या होता है? आपको अगर आपने देखा होगा कभी, सपोज दैट जैसे कि हम किसी पेपर के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए आपका क्या है, आपका एक फ्लैट है। अगर हम इसको पुश करेंगे, दोनों तरफ से क्या लगाएंगे, धक्का लगाएंगे, तो आपको देखने के लिए मिलता है ये क्या होता है, संपीड़ित होता चले जाता है। मतलब जो इसके हम ऐसे करेंगे तो ये ऊपर की ओर उठता हुआ चले जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, संपीड़ित कहते हैं। जब आप पेपर को क्या करते हो, एकदम से पुश करते हो तो वो ऊपर की ओर उठ जाता है, इसी को भी संपीड़ित कहते हैं। ठीक है। संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से बना हुआ है। अगर हम इसकी हाइट के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं इसकी जो टोटल हाइट है डियर्स लगभग 3700 मीटर है से लेकर के आपके 4500 मीटर के बीच है। अगर औसत चौड़ाई के बारे में बात करते हैं, मतलब इसकी हाइट के बारे में बात करते हैं, तो कहता है कि 3700 से लेकर के 4500 मीटर तक देखने के लिए मिलती है। अगर इसकी चौड़ाई के बारे में बात करते हैं तो कहता है 50 किलोमीटर से भी ज्यादा या फिर यहाँ तक आपको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। अब हम बात करते हैं पीर पंजाल के बारे में। आपको याद होगा अभी हम फॉर्मेशंस देख रहे थे, किस तरीके से नांगा परवा, नामचा परवा, ये सारी की सारी चीजें थी। तो उसी में कहता है कि आपकी जो पीर पंजाल श्रेणी, धौलागिरी श्रेणी, हम श्रेणियों में बात करते हैं। किसमें बात करते हैं? श्रेणियों में बात करते हैं। उससे पहले एक बार आप ये वाला दोबारा से मैप देखना। अभी आपको याद होगा इसके अंदर कई सारी श्रेणियां देखने के लिए हमें मिल जाती है। आपको यहाँ पर एक जास्कर श्रेणी नजर आ रही होगी, एक लद्दाख श्रेणी आ रही होगी। ठीक है। इसी में आपकी पीर पंजाल श्रेणी, जैसे कि आपकी धौलागिरी यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, कामेट आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। एक यहाँ पर शिवालिक श्रेणी है आपकी जो सबसे बड़ी है। इसमें आपको नंदा देवी दिखाई दे रहा है, अन्नपूर्णा दिखाई दे रहा है, मेकालू, एवरेस्ट, कंचनजंगा, ठीक है, बुमला, साथ में आपका बारडोला। अच्छा, ये बुमला और ये सारी चीजें क्या होती हैं जरा देखेंगे। एक यहाँ पर आपको दर्रा भी नजर आ रहा होगा। दर्रा
आशील दर्रा, ये सारे के सारे दल्ला या ला क्या होते हैं, या फिर आप क्या कह रहे हैं कि जो आपके दर्रा या फिर ये जितने भी आपके ला लिखे हैं ये क्या होते हैं, ये बच्चे आपके पासिस होते हैं। क्या होते हैं? पासिस। पासिस मतलब ये वो पासिस होते हैं जो नदी या फिर आपकी सागरों के द्वारा या फिर हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए बनाए गए होते हैं। इनको आप लोकेशन में इस तरीके से चेक कर सकते हो। ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए जो भी हम अपना सिंपलेस्ट पास्ट बनाते हैं, सिंपलेस्ट पासिस बनाते हैं, उसको हम दर्रा या फिर ला कहते हैं, जो हमारे लिए टाइम और हमारे ईंधन की बचत करता है। सपोज दैट जैसे ये कई सारे पहाड़ है, आपको 50 किलोमीटर पहाड़ घूम के जाने की जगह क्या करो, आप यहाँ से पहाड़ को काट करके एक रास्ता बना दो, उसी को हम पासिस, दर्रा या ला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम बात कर रहे थे श्रेणी की, तो कहता है आपको यहाँ पर एक श्रेणी जास्कर श्रेणी, जोरजिला श्रेणी और लद्दाख श्रेणी, इसी श्रेणियों के अंदर आपको कैलाश श्रेणी भी नजर आ रही होगी। ये श्रेणियां हम बात करें, इनके अंदर जो पर्वत होते हैं वो छोटे छोटे भी हो सकते हैं और बड़े बड़े भी हो सकते हैं माय डियर्स। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। कहते हैं जो हिमालय की सबसे बाहर की श्रृंखला है, क्या सबसे बाहर की श्रृंखला का मतलब नीचे की जो सबसे श्रेणी है जो अंतिम है उसको आप शिवालिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इसकी चौड़ाई लगभग 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक ही है और ऊंचाई के बारे में बात करते हैं तो कहता है कि 900 से लेकर के 1100 मीटर तक की इसकी हाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है। और ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़ित अवसादों से बनी है। मतलब कहते हैं ये जो श्रृंखला आपकी बनी हुई नजर आ रही है आपको, जितनी भी आपकी नदियां हैं उनके द्वारा लाए गए जितने भी अवसाद होते हैं, अवसाद का मतलब आपको पता होगा, अवसाद मतलब जितना भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि कोई नदी अपने साथ कई सारे क्या लाती है, डस्ट लाती है, बड़े बड़े पत्थर लाती है, इत्यादि लाती है, उन अवसादों से हमको देखने के लिए या उन अवसादों से ये बनी है। ये घाटियां बजरी तथा जड़ोल मोटी परत से ढकी हुई है। कहते हैं कि ये जो घाटियां हैं, शिवालिक की जो घाटियां हैं, ये बजरी मतलब मट्टी या फिर पत्थरों से ढकी हुई देखने के लिए मिल जाती है। और साथ में निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटियों, कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश से लेकर के और शिवालिक जो आपकी रेंज है, सपोज दैट लुक्ड हियर देयर्स, कहते हैं कि शिवालिक से लेकर के हिमाचल से लेकर के शिवालिक के बीच जितने भी आपकी जगह हैं, इनको आप दून या फिर द्वार के नाम से जाना जाते हैं। किसके? दून या द्वार कहते हैं। जैसे कि लामबद घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून जैसे कि आपने देहरादून का नाम सुना होगा, कोटली दून का नाम सुना होगा और आपने पाटली दून का भी नाम सुना होगा। ठीक है, जो आपको उत्तराखंड में देखने के लिए मिल जाती हैं। ये आपका पूरा मैप है, आप देख सकते हो किस तरीके से। अभी हम हाफ मैप में देख रहे थे, अब ये फुल मैप है। आपका ये उत्तर का मैदान है जो पूरी तरीके से फ्लैट है। आपको कई सारे बीच में इस तरीके की कुछ चट्टान टाइप के नजर आ रहे हैं अलग कलर का। ये बच्चे आपके पहाड़ पर्वत है, सॉरी ये आपके क्या है, पठार इत्यादि आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इन क्षेत्रों के अंदर, जिसके अंदर कई सारे हमारे कहते हैं कि ये जो पठार होते हैं ये आपके क्यों ज्यादा जरूरी होते हैं या इम्पोर्टेंट होते हैं। ये जितने भी पठार हैं डियर्स, आपके सारे के सारे मिनरल्स के उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? मिनरल्स के उत्पादक होते हैं। और आपने एक पठार का नाम सुना होगा, छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपने एक चीज और सुनी होगी, अरावली श्रेणी। क्या चीज? अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी, मालाबार पठार,
विंध्याचल श्रेणी या सतपुड़ा की श्रेणी, या सतपुड़ा का आपने पठार भी सुने होंगे। अभी हम पठार के ऊपर नहीं जाते, अभी जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ हिमालय चल रहा है, हम हिमालय के फॉर्मेशन को ही समझते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। आप हिमालय पर्वत को देख सकते हो, यहाँ पर आपका डायग्राम क्रिएट किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो कहता है इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जा सकता है। कहते हैं हम इसको उत्तर से दक्षिण के आधार पर भी बांट सकते हैं, साथ में इसको पश्चिम से लेकर के पूर्व में भी विभाजित कर सकते हैं, मतलब नॉर्थ से लेकर के साउथ और ईस्ट से लेकर के वेस्ट में भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों और सीमाओं के आधार पर किया जाता है। कहते हैं अगर हम इसका विभाजन करते हैं तो हम इसको नदियों के हिसाब से बांटते हैं, या फिर जो इनकी घाटियां होती हैं उसके हिसाब से इसको बांटा जाता है। उदाहरण के लिए कहता है, एग्जाम्पल के लिए, सतलज नदी आपकी सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय के भागों को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा भारत में सिंधु नदी जो आपकी है वो 5 नदियों से मिलकर के बनी है। पंच नदी जिसके अंदर एक आपकी नजर आती है, जैसे कि यहाँ पर कहता है, आपको कहता है उदाहरण के लिए कहता है सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सतलुज जो नदी है बच्चे, आपकी मैप में आप देखोगे तो सतलुज नदी और जो सिंधु नदी है उसके बीच में एक जगह पड़ती है जिसको आप पंजाब नाम से जानते हैं, उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल या हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम एक लैंड फॉर्म के बारे में बात करते हैं, सपोज दैट जैसे कि आपकी सतलज नदी है, ये वाली आपकी सतलज है, ये आपकी सिंधु नदी है। इसके बीच में जो स्टेट है या फिर जो जगह है इसको हम पंजाब, आपका पड़ता है पंजाब को हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पंजाब को हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। समझे? जो आपका बीच का राज्य है उसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसको हम दोआब क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब क्षेत्र। मतलब दोआब क्षेत्र का मतलब जिसके दोनों साइड आपको नदियां देखने के लिए मिलती है। ठीक है डियर्स, आगे करते हैं। कहते हैं सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। आपकी कई सारी नदियां हैं, जो आपका 3rd चैप्टर है उसको, उस चैप्टर में हम कई सारी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम रेंजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं आपकी जो सतलज नदी है और जो काली नदी है, सतलज नदी और काली नदी, जैसे कि आपने अभी यहाँ पर देखा था सिंधु और आपके सतलज के बीच वाले को आपने पंजाब हिमालय के नाम से कहा था। अब कहता है कि काली नदी और सतलज नदी के जो बीच के वाले भाग है उसको आप कुमाऊं श्रेणी के नाम से जानते हैं। कुमाऊं श्रेणी आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाती है? उत्तराखंड में देखने के लिए मिल जाती है। कहाँ मिलती है डियर्स? उत्तराखंड में देखने के लिए मिल जाती है, के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तिस्ता नदी नेपाल, कहते हैं काली नदी और जो तिस्ता नदी है वो नेपाल हिमालय का एक, तिस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती है। दिहांग के बारे में बात करते हैं। आपने नाम सुना होगा ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी डियर्स? ब्रह्मपुत्र नदी को ही नेपाल में दिहांग नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी नदियों में? कहता है कि काली तथा तिस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एक, तिस्ता तथा दिहांग मतलब उसके बीच के बारे में बात कर रहे हैं। नदियां, जब ये नदी भारत में आती है या असम में आती है तब इसको हिमालय का सीमांकन करती है, और हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम का हमको पता करने के लिए क्या रखा है। ठीक है, आगे करते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, जिसको नेपाल में तिस्ता के नाम से, दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। कहते हैं अगर हम हिमालय की क्या बनाती है? सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ये नदी नेपाल से निकल करके इस तरीके से आती है और भारत के अंदर इस तरीके से एंटर करती है डियर्स। ठीक है, कहते हैं दिहांग
महाखंड मतलब गॉर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ लेती है। मोड़ बनाते हुए भारत में पूर्वी सीमा मतलब आपकी जो अरुणाचल है प्रदेश है वहां पर पूर्वी सीमा या फिर तीखा मोड़ सीमा के आगे चलते हैं। सीमा के साथ फैल जाता है। सीमा के साथ फैल जाता है, यह ध्यान देंगे, सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी तथा पर्वत श्रृंखलाओं के भी नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्य से होकर के गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो कि अवसादी शैल है। बलुआ पत्थर आपने देखा होगा, बहुत मोटे मोटे पत्थर होते हैं जिनसे हम अपने घर में भी लगाया करते हैं, सैंडस्टोन कहते हैं इंग्लिश के अंदर, से बनी होती है। ये घने जंगलों से ढकी होती है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में मैदानों में पर्वतीय फैली होती है। पूर्वांचल में पटकाई आपने नाम सुना होगा, नागा पर्वत के बारे में सुना होगा, मिजो हिल्स जो मिजोरम में देखने के लिए मिल जाती है, मणिपुर हिल्स जो मणिपुर में देखने के लिए मिल जाती है, इसके अंतर्गत शामिल करी जाती है। और ये सारी की सारी जितनी भी अभी पटकाई भूमि के बारे में बात करी, नागा हिल्स के बारे में बात करी, मिजो हिल्स के बारे में बात करी, मणिपुर हिल्स के बारे में बात करी, ये सारी की सारी ब्रह्मपुत्र से पीछे की तरफ देखने के लिए आपको मिलती है डियर्स। ठीक है, अब हम अपना आगे चलते हैं भारत का उत्तरी मैदान। भारत का हम उत्तर मैदान पे चलते हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत के उत्तरी मैदान के ऊपर। कहता है जो भारत का उत्तरी मैदान है ये बहुत विस्तृत क्षेत्रों तक फैला है। कहता है ये मुख्यतः 3 प्रमुख नदी प्रणालियों जैसे कि आपकी सिंधु नदी, गंगा नदी और आपकी एक ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों से बना है। क्या चीज, जो आपका उत्तर का मैदान है ये 3 नदियों से मिलकर के बना है, जिसके अंदर पहले आपकी सिंधु नदी आ जाती है, दूसरी गंगा नदी आ जाती है और तीसरी आपकी ब्रह्मपुत्र और इनकी कई सारी छोटी छोटी सहायक नदियां होती हैं जिनसे मिलकर के बना होता है। यह मैदान जड़ोल मृदा से बना है। लाखों वर्षों से हिमालयों के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन मतलब द्रोणी, गिरिपाद मतलब जो उसके निचले तलछट होते हैं, गिरिपाद मतलब जैसे कि आपको ये चीज नजर आती है नीचे नीचे वाले हिस्से, इसको हम गिरिपाद कह सकते हैं। ठीक है, बड़े बेसिन से जड़ोल का निक्षेपण हुआ है जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। क्या होता है, कभी कभार आपने देखा होगा जो नदियां होती हैं बहुत सारा अवसाद लेकर के आती हैं, पत्थर लेकर के आती है, मिट्टी लेकर के आती है, वो एक जगह आकर के इकट्ठा होते चले जाता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, अवसाद या गिरिपाद या निक्षेप के नाम से भी जानते हैं, जिसका उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार लगभग कहता है कि जो इसका फॉर्मेशन है माय डियर्स, कहता है 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से भी 240 से भी 240 से लेकर के 320 किलोमीटर तक क्या है आपका ये चौड़ा है। क्या है, चौड़ा आपको देखने के लिए मिल जाता है। यह संघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। जैसे कि आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं, बिहार के बारे में बात कर लेते हैं, राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं या कुछ मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं, आपको यहाँ पर अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र या लोग या राज्य देखने के लिए मिलेंगे। तो कहते हैं समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भी यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र, उत्तरी मैदान। उत्तर के मैदान जहां पर नदियां अपने क्या करती हैं, फॉर्मेशंस या फिर नदियां जहां से बहती हैं उसको हम जो अपने साथ जड़ोल मृदा लाती हैं या फिर जितने भी अवसाद लेकर के आती है वो इकट्ठा होते जाता है, जहां पर पानी की कमी नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं, उत्तर का मैदान कहते हैं। जहां पर आप अत्यधिक उत्पादन क्षेत्र भी कह सकते हैं, जहां पर आप कृषि इत्यादि कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश और बिहार या छत्तीसगढ़, झारखंड
इत्यादि क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता की कमी नहीं होती। वहीं हम बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल में भी पानी की उपलब्धता बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, कहते हैं उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण के कार्य, मतलब जो आपके उत्तर के पर्वत है, जैसे कि आपके नंगा पर्वत हो गया या हिमाचल नंगा पर्वत हो गया, इनमें से जितने भी बड़े बड़े हिमालय हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा गंगोत्री का नाम सुना होगा, यमुनोत्री का नाम सुना होगा, यहाँ से क्या आती है, गंगा नदी और यमुना नदी निकल करके आती है। इन्हीं को उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियों के निक्षेपण का कार्यों में लगती हैं। नदी से निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम होती जाती है, जिसका परिणाम स्वरूप नदियां द्वीपों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है डियर्स? नदी है द्वीपों का निर्माण होता है। आगे बात करते हैं, नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के, कहता है कि नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है। इन धाराओं को हम वितरिकाएं कहा जाता है। मतलब आपने कभी कभार देखा होगा, एक जो नदी आती है वो कई बार क्या होता है, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, कई सारे क्या होता है, टुकड़ों में बट जाती है। टुकड़ों में बटने का क्या कारण है? क्योंकि वो अपने साथ कई सारा डस्ट लेकर के आती है, कई सारा अवसाद लेकर के आती है, जिससे कि क्या होता है, वो एक टाइम पर इकट्ठा होते चले जाता है और जो नदियां हैं वो कई बार भागों में विभाजित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। कहता है उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों, कहता है जो भारत का उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान जिसके अंदर अभी आपको मैंने नाम बताए थे, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान का कुछ क्षेत्र हो गया, दिल्ली हो गई, हरियाणा हो गया, या पंजाब के कुछ क्षेत्र, या फिर उत्तर प्रदेश, बिहार और आपके झारखंड के कुछ क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं। कहते हैं 3 उपवर्गों, इनको हम 3 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग में को पंजाब, कहते हैं जो उत्तर मैदान का जो पश्चिमी भाग है उसको पंजाब का मैदान कहा जाता है। जो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। कहते हैं जो पंजाब वाला भाग है ये सिंधु नदी के माध्यम से बनाया गया है, और पंजाब का बहुत बड़ा भाग आपका कहां पर देखने के लिए मिलता है? पाकिस्तान में देखने के लिए मिलता है। इसीलिए आपको पता होगा पाकिस्तान 2 भागों में डिवाइडेड है। एक पाकिस्तान जो पंजाब है 2 भागों में है, एक पाकिस्तान वाला पंजाब और एक भारत वाला पंजाब। ठीक है, सिंधु तथा इसकी जो सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, रवि है, व्यास और सतलज हिमालय से निकलती है मैदान में। इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जो पंजाब है ये 5 नदियों से मिलकर के बना राज्य है। कितनी नदियों से मिलकर के बना राज्य है? 5 नदियों से मिलकर के बना राज्य है। और इन नदियों के नाम क्या है जरा देख लेंगे। कहता है कि झेलम नदी, चेनाब नदी, रवि नदी, व्यास और सतलुज, ये सारी की सारी नदियां मिलकर के सिंधु नदी के अंदर पानी को विभाजित करती है। क्या करती है? पानी का विभाजन करती है आपका सिंधु नदी के अंदर। कहते हैं हिमालय से निकलती हैं, और ये सारी की सारी नदियां हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। दोआब मतलब 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को हम दोआब के नाम से जाना जाता है, बीच वाला क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं तो ध्यान देंगे डियर्स। कहते हैं गंगा के मैदानों का विस्तार घग्गर तथा तिस्ता नदियों, घग्गर और तिस्ता नदी, मतलब ये घग्गर नदी और ये तिस्ता नदी है आपकी हिमालय के अंदर से निकलने वाली जो गंगा नदी है, गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक है, नदियों के बीच है। यह उत्तर भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कुछ भागों तथा पश्चिम में जैसे कि बंगाल में फैला हुआ देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम वही बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की, अगर हम वही बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, तो कहता है ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। किसमें? असम में हमको देखने के लिए मिल जाता है। उत्तरी मैदान की संख्या व्याख्यात है सामान्य इसके उच्चवाचों, उच्चवाचों का मतलब होता है हाइट में उचाव और निचाव में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यही सही नहीं है, कहता है ये सही नहीं है। इसके विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों भी विविधता है। इसको हम स्किप करते हुए चलते हैं क्योंकि ये
थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब कर सकता है, इसीलिए कुछ चीजों को हम स्किप करके भी चलेंगे। वैसे मैं आपको समझा दूं इसमें क्या करा गया है। कहता है कि जो भारत का उत्तरी मैदानों की व्याख्या करने के लिए कहता है अगर हम भारत के उत्तरी मैदानों की व्याख्या करें, उनके बारे में बात करते हैं, तो कहते हैं वहीं पर आपको कई बार पहाड़, पर्वत या श्रृंखलाएं या घाटियां भी देखने के लिए मिल जाती है, बिना किसी विविधता वाले। वहां पर इन सारी विविधताओं वाले स्थलों के रूप में की जा सकती है। वहां पर आपको ऊंचा बचाव भी कम देखने के लिए मिलते हैं। साथ में कहता है इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में विविधता है। कहता है यहाँ पर जितने भी मैदान है, जितने भी पर्वत है, इनमें क्या देखने के लिए मिलती है, भौगोलिक विविधता देखने के लिए मिल जाती है। आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटते हैं। कहता है अगर इनके फॉर्मेशन के हिसाब से देखा जाए, कौन सा बच्चा ध्यान रखेंगे आपका, जो आपका उत्तरी मैदान की व्याख्या कर रहा है, ठीक है, अभी उत्तरी मैदान के बारे में बात कर रहा है। तो कहते हैं अगर हम इसके फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, इसकी आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को हम 4 भागों में बांटते विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि नदियों पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल कम से कम 8 से लेकर के 16 किलोमीटर तक चौड़ी पट्टी से गुट्टी का निक्षेपण करती है। इसे हम भावर, क्या याद रखेंगे, भावर, खादर, बांगर और तराई। कितने रीजन से बांट सकते हैं डियर्स, 4 भागों में। पहला आपका भावर, ठीक है, बांगर, खादर, लिख लेंगे भावर, बांगर, खादर और आपका तराई। ये 4 रीजन के बारे में बात कर रहा है। कितने रीजन्स के बारे में, भावर, बांगर, खादर और आपका तराई के बारे में बात कर रहा है डियर्स। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा। कहता है कि इन नदियों पर्वतों के नीचे उतरते समय जो शिवालिक की ढाल, मतलब जो नीचे की तरफ ढाल मतलब ढलान के बारे में बात कर रहा है, पर 8 से लेकर के 16 किलोमीटर तक की चौड़ी पट्टियां या गुटिकाओं का निक्षेपण करती है। इसे हम भावर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इसे भावर पट्टी या विलुप्त हो जाती है। कहता है यहाँ पर जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी नदियां हैं ना, यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाती है। विलुप्त का मतलब ये सब के सब चट्टानों के नीचे से निकलना स्टार्ट कर देती है। इसी पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एक नदियां पुनः निकलती आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे हम तराई कहते हैं। क्या कहते हैं, भावर में क्या होता है, ये सारी की सारी ढक जाती है, फिर उसके बाद दोबारा निकल करके आती है, जिसको हम तराई क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं डियर्स, तराई। कैसे समझेंगे, एक बार यहाँ ध्यान देंगे। कहते हैं कि नदियां आना स्टार्ट होती हैं, वो कुछ पत्थर, कंकड़ इत्यादि के नीचे से बहना स्टार्ट करती हैं, फिर कुछ दूरी चलने के बाद यहाँ पर इसको आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, आप इसको यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो। जैसे कि हम बात करते हैं पहले भावर की। नदियों का निकलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर कंकड़ों के निक्षेपण के कारण, किसके कारण डियर्स, कंकड़ों के निक्षेपण के कारण ये नदियां यहीं पर क्या हो गई, इसके नीचे से निकलना स्टार्ट कर देती हैं। क्या कर देती हैं, इनके नीचे से निकलना स्टार्ट करती हैं। कुछ दूरी चलने के बाद ये बाहर निकलती हैं दलदली क्षेत्रों में। किसमें निकलती हैं, दलदली क्षेत्रों में, जिसको आप तराई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तराई के नाम से जानते हैं। भावर के बाद क्या आता है बच्चा, तराई आता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहता है भावर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भावर पट्टी से विलुप्त का मतलब होता है गायब हो जाती है। इस पट्टी से दक्षिण में मतलब नीचे की तरफ आते हुए सरिताएं नदियां पुनः निकल आती हैं और एक नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे हम तराई कहा जाता है। और यह वन्य प्राणियों जैसे भरे घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इसे जंगल को काट दिया गया। आपने देखा होगा जिनको हम इंग्लिश में वेटलैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं डियर्स, इंग्लिश में इसको वेटलैंड्स कहते हैं। ये आपके जंगली जानवरों के लिए उपलब्धिकारी माने जाते हैं ज्यादातर।
आगे बात करते हैं तो कहता है उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जड़ोल। अब हम बात करते हैं जड़ोल पर। किस पे? कहता है जो उत्तरी मैदान का जो सबसे विशालतम मतलब जो सबसे बड़ा भाग है वो पुराने जड़ोल मृदा का बना है। किससे बना है? जड़ोल मिट्टी से बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। वेदिका जैसी आकृतियां प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? वेदिका। वेदिका मतलब आपको कई बार अलग अलग तरीके के नजारे नजर आते हैं। कहते हैं कि जितनी भी ये फॉर्मेशन है सारे के सारे किससे बने हैं? बाढ़ वाले मैदान से बने हैं। जैसे कि आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर कभी भी बाढ़ आ जाती है, जब वो बाढ़ आती है तो कई सारा गाद लेकर के आती है, कचरा इत्यादि अपने साथ लेकर के आती है। इस भाग को हम भांगर के नाम से जानते हैं और ये जो अपने साथ गाद लेकर के आता है बड़ी तादाद में जो फॉर्मेशंस बाद में बनते हैं उसको हम भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा को चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपितों को खादर मतलब आपने देखा होगा कंकड़ क्या आया आपके मैदान आया, जिसके बाद आपने भांगर पढ़ा, भांगर के बाद जो सबसे नया रीजन निकल के आता है उसको हम खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता रहता है, इसीलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श माने जाते हैं। कितनी चीजों के बारे में देखा? कहता है आपने 4 चीजों के बारे में देखा। कहता है भांगर जो होता है ये आपके आकृतियां जैसे प्रदर्शित करता है जो नदियों में बाढ़ वाले मैदानों के ऊपर स्थित होते हैं। मतलब जो बाढ़ आती है जो ऊपर का एरिया होता है जो कई सारा गाद मिट्टी इत्यादि लाती है उसको हम भांगर के नाम से जानते हैं। कई सालों के बाद वो वहां पर पड़ा रहता है जिसके बाद वो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है? खादर में बदल जाता है, जिसके अंदर आप खेती बाड़ी इत्यादि आराम से कर सकते हो बहुत लार्ज स्केल्स पे। ठीक है डियर्स, आदर्श होता है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार से हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने जितना भी पढ़ा एक बार आप इसको अपनी बुक्स में दोबारा पढ़ के देखना। ठीक है डियर्स, अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, जितना भी चीजें समझाई है आज हमने लाइन टू लाइन हर एक चीजों को सीखा है। नेक्स्ट क्लास में भी कोशिश करेंगे कि लाइन टू लाइन हर एक चीजों को सीखे। ओके, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। लाइक्स अगर कुछ डाउट्स लगे तो डाउट्स जरूर पूछना। लाइक कमेंट सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक है डियर्स, बाकी हम अपनी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे रहो, स्वस्थ रहो और हमेशा पढ़ाई करते रहो। ठीक है डियर्स, सो ओके बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।